सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वैल्यू ज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। और अरे यार, फिर एक्सपोजर लॉक करना भूल गया। चलो ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है क्या ठीक है यार। चलो तो यहाँ पर जो है आज हम स्टार्ट करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस को। ठीक है, मैं काफ़ी टाइम हो गया ज्यूरिस्प्रूडेंस को नहीं स्टार्ट करा, और काफ़ी जो है स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट होता है ये। जोक था, सीरियसली मत लेना, नहीं होता, काफ़ियों का नहीं होता है, थोड़ों का होता है। चलो ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो यहाँ पर ज्यूरिस्प्रूडेंस का आज हम टॉपिक को जो है स्टार्ट करने वाला वो है कंसेप्ट ऑफ जस्टिस का। ठीक है जी, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर क्या ही मतलब रहता है इसका। जस्टिस वैसे आपको पता है क्या होता है, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस के सेंस में इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। पहले इनके लैंग्वेज सुन लेते हैं। जस्टिस मीन्स द फुलफिलमेंट ऑफ द लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडिविजुअल अंडर लॉज एंड टू अश्योर हिम द बेनिफिट प्रॉमिस्ड देयर इन। तो बड़ा आसान कर दिया इन्होंने। इन्हीं की लैंग्वेज इतनी आसान है कि समझने की ज़रूरत ही नहीं है, और सीधा सीधा बोल दिया। जस्टिस का मतलब जो है फुलफिलमेंट ऑफ द लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, जो एक बंदे की, इंडिविजुअल की जो एक्सपेक्टेशन होती है, जब वो फुलफिल हो जाती हैं उसी को। तो अब ऑब्वियस सी बात है यार, किसी ने किसी के पैसे मार ले 2000 रुपये, तो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे वो 2000 रुपये वापसी मिले। वो आता है कोर्ट में, भाई 2000 रुपये मेरे को वापसी चाहिए, आप दिलवा देते हो, जज एज अ जज, तो उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गई, उसको जस्टिस मिल गया। ठीक है जी, जो सही चीज़ है उसके अंदर फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन, गलत के अंदर नहीं। ठीक है, अंडर लॉ सेट टू अश्योर हिम द बेनिफिट प्रॉमिस देयर इन, वही चीज़, सेम चीज़ आ गई। ठीक है, सो इट एम्फेसिस ऑन दी कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है जी, यहाँ पर जो है इक्वालिटी के कंसेप्ट पर ये काम करता है। ठीक है, और उसके बाद इट रिक्वायर्स दैट नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड अमंग द वेरियस मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो वही चीज़ जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उसी तरीके से सेम चीज़ आपने जस्टिस के अंदर लिखने की, डिफरेंसेस नहीं करने तुमने। अब जस्टिस जो है, जस जो JUS आता है इसके अंदर, जस, तो जस मीन्स ज्वाइनिंग और फिटिंग। ठीक है, जो जस का मतलब होता है मिलन, ज्वाइनिंग या फिटिंग। ठीक है, सो इट मीन्स ज्वाइनिंग अप ह्यूमन बींग्स टुगेदर, तो एक साथ रखना, ये इसका जस का मतलब हुआ। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ स्टैटिक, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑब्वियसली बात है, जस्टिस स्टैटिक नहीं रहता कि भाई हाँ तुझे पिछली बार दिया था मैंने जस्टिस, आज भी तुझे जस्टिस मिलेगा क्योंकि तू सही था, ऐसा नहीं होता, हर बार चेंज होता रहता है। ठीक है, अब आता है इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ही अपना हिस्टोरिकल पार्ट। ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। अब इसके अंदर 3 पार्ट है बेसिकली, हिस्ट्री और अपना मिडीवियल पीरियड और उसके बाद मॉडर्न, ये 3 लगा सकते हो आप इसको। ठीक है, तो अब हिस्ट्री के अंदर क्या है, हिस्ट्री के अंदर है एंशिएंट ग्रीस सबसे पहले तो। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर द गीक कंसेप्ट ऑफ जस्टिस वॉज क्लोजली रिलेटेड टू एथिक्स। ठीक है जी, सो जो गीक का कंसेप्ट था, ग्रीक्स का कुछ भी कह सकते हो आप इसको, उनका जो है कंसेप्ट था वो रिलेटेड था एथिक्स से। जो एथिक्स होते हैं ना, एथिकल बिहेवियर, एथिक्स, उससे। तो अब इसके अंदर हम 2 अपने ले लेते हैं ज्यूरिस्टों को, एक प्लेटो को ले लेते हैं और एक अरिस्टोटल को ले लेते हैं। ठीक है, ये 2-2 करके समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं समझा रहा मैं, नहीं तो लिखने को बहुत सारे हैं, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, मैं मेन बता रहा हूँ। प्लेटो का कह रहा है, PLATO। ठीक है, प्लेटो कह रहा है, प्लेटो बिलीव्ड इन द नेचुरल इनइक्वालिटी ऑफ मेन एंड अकॉर्डिंगली ही एडवोकेटेड द क्लास सिस्टम थ्रू विच ही डिवाइडेड पीपल इनटू 4 कैटेगरीज। तो प्लेटो मुद्दे ये कह रहा है, प्लेटो कह रहा है कि ये जो 4 कैटेगरी जो मैं बताऊंगा आपको, इन्हीं 4 कैटेगरी के अंदर ही इनइक्वालिटीज़ होती हैं। इसी के अंदर जो है यहाँ पर डिस्टिंक्शंस होती हैं लोगों के अंदर। कौन कौन सी 4 कैटेगरी बताई हमारे प्लेटो ने? रूलिंग क्लास, मिलिट्री क्लास, प्रोड्यूसिंग क्लास और अदर क्राफ्ट्समैन। तो रूलिंग सबसे उच्च, मिलिट्री, फिर प्रोड्यूसिंग और फिर अदर क्राफ्ट्समैन, जो भी क्राफ्टिंग वगैरह होती थी। पुराने समय की बात है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, ऑब्वियसली बात है, एंशिएंट ग्रीस कह लो या हिस्टोरिकल कह लो इसको। ठीक है, फिर आता ही सेड एवरी मैन हैज स्पेसिफिक फंक्शन एंड शुड कन्फाइन हिज एक्टिविटी टू द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन। तो हर बंदे के पास एक फंक्शन है, बेसिकली ड्यूटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और किसी बंदे के पास एक ड्यूटी है जो उसको करनी पड़ती है। सो प्लेटो जस्टिस इज ग्रेट सिनोनिम टू द मोरालिटी। तो प्लेटो जो जस्टिस समझाना चाह रहा है वो काफ़ी हद तक मोरालिटी से मिल रहा है। ठीक है, सो प्लेटो जस्टिस इज नो वे कंसर्न विद द जुडिशियल सिस्टम। तो प्लेटो का जस्टिस किसी भी एंगल से जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड नहीं था। तो ये हमारा प्लेटो कह दिया। मुद्दे की बात यह है कि इसने 4 क्लासेस बांट दी, रूलिंग, मिलिट्री, क्राफ्ट्समैन और अदर प्रोड्यूसिंग या अदर क्राफ्ट्समैन, कुछ भी कह सकते हो आप, प्रोड्यूसिंग क्लास और अदर क्राफ्ट्समैन हम। तो प्लेटो हमारा मुद्दा ये कह रहा है कि इन 4 के अंदर डिस्टिंक्शन होता है। अब आता है अरिस्टोटल का कह रहा है, बड़ा फेमस है। अरिस्टोटल कह रहा है जस्टिस इज अ सोशल वर्च्यू विच इज कंसर्न्ड विद रिलेशन बिटवीन पर्सन। ठीक है, दस अरिस्टोटल इंट्रोड्यूस्ड इक्विटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो वो कह रहा है कि जो सोशली जो डिवीजन हो रहा है ना, हमने इसको रोकना है, यहाँ पर असलियत में इनइक्वालिटी है। तो अरिस्टोटल ने कहा कि ही कैटेगराइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन 2 वेज। तो कह रहे हैं अगर इसको हमने रोकना है ना सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस या इनइक्वालिटी को, तो हम 2 तरीकों से रोक सकते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव और दूसरा है करेक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ?
डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर अरिस्टोटल कह रहा है कि व्हेन जस्टिस डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट, ऑनर्स, गुड एक्सेट्रा, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। किसी का हक है तो वो सबको इक्वल मिल, राइट्स हैं सबको इक्वल होने चाहिए, कोई ऑनर है सबका इक्वल होना चाहिए, गुड्स हैं एक्सेट्रा कोई भी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि बेटा तू तो बहुत अमीर है तू सही होगा, तू साले गरीब है तू बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है करेक्टिव। करेक्टिव का मतलब होता है मेकिंग गुड द लॉस ऑफ अ पर्सन टू होम सम रॉन्ग हैज बीन डन। देखो दो है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करेक्टिव के अंदर अगर किसी को कोई नुकसान हुआ है तो उसके नुकसान की भरपाई, वो है करेक्टिव। क्लियर है। फिर आता है, ये तो हमारा हिस्टोरिकल, मैंने कहा था दो बताऊंगा, प्लेटो और अरिस्टोटल। फिर आता है मिडल एजेस, ये इसको आप मिडीवल पीरियड भी कह सकते हो। इसके अंदर जो है चर्च ने डोमिनेट कर दिया था मिडीवल पीरियड के अंदर। ठीक है, चर्च डोमिनेटेड। ठीक है, चर्च आपको पता ही क्रिश्चियंस का जो सीन होता है। फिर आता है इसके अंदर अगस्तीन जो भी जिसका प्रोनाउंस करेंगे आप, अगस्तीन द फेमस क्रिश्चियन सेज दैट जस्टिस इज द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है जी। मोर ओवर ही एडिड दैट जस्टिस डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्टेट विच डज नॉट वर्शिप गॉड। ऑब्वियसली बात है, चर्च या टेम्पल जैसी चीज़ें अगर करेंगी तो वो गॉड की बातें तो ज़रूर आएंगी वहाँ पर। तो भाई सेम चीज़ किया अगस्तीन ने कि भैया स्टेट अगर गॉड को नहीं पूजेगी तो जस्टिस नहीं मिल सकता। ठीक है। तो अगस्तीन जो है, जस्टिस कंसिस्ट इन द राइट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड। तो भगवान से रिलेटेड बातें, आदमी और भगवान के बीच में ही जस्टिस है। तुम कुछ गलत करोगे तो भगवान तुम्हें जस्टिस दिलाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मिडीवल पीरियड के अंदर चर्च डोमिनेट कर रहा था इसलिए। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रैक्टिकल आदमी आया, वो था एक्विनस। ये एक एडवोकेट था। ठीक है। एक्विनस की स्पेलिंग लिखो, ACQUINAS, एक्विनस। एडवोकेट था ये। ठीक है। ये आया प्रैक्टिकल आदमी, कहता ही अग्रीड विद द अरिस्टोटल ऑन द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन इक्वालिटी। अरिस्टोटल याद है, अभी पढ़ा था हमने पीछे हिस्टोरिकल वाले में। उनने कहा अरिस्टोटल बंदा बिल्कुल सही कह रहा है। तो जस्टिस इज एक्सप्रेस्ड ओनली थ्रू लॉ विच इज प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। तो एक्विनस प्रैक्टिकल आदमी कह रहा है कि जस्टिस जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है लॉ के द्वारा, भगवान के द्वारा नहीं। विच इज प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, जो इक्वालिटी के ऊपर। तो अरिस्टोटल ने क्या कहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, और करेक्टिव जिसका नुकसान हो गया उसको भरपाई कर दो। काफ़ी हद तक सेम ही का, डिस्ट्रीब्यूटिव सेम एज अबव अरिस्टोटल वाले ही। और दूसरा इसने बोला है कम्युनिकेटिव, वहाँ पर उसने करेक्टिव बोला, इनने कम्युनिकेटिव बोला। ये डिस्टिंक्शन रखना। कम्युनिकेटिव में इनने कहा है इट सपोर्टेड द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस इररिस्पेक्टिव ऑफ हाई और लो इन कम्युनिटी। तो वही सेम चीज़ है जो डिस्ट्रीब्यूटिव में है, वही कम्युनिकेटिव के अंदर भी उसने बोल दिया है कि इट सपोर्टेड द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस, इक्वली सबको जस्टिस मिले। ठीक है जी। तो ये था हमारा मिडीवल के अंदर। अब आता है रेजोनेंस एंड रिफॉर्मेशन पीरियड। रेजोनेंस और रिफॉर्मेशन क्या है, दीज आर द टू मूवमेंट्स। ठीक है जी। छोटा सा बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल नहीं है इसके अंदर। द मूवमेंट विच ग्रू अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग 16th century इज नोन एज रिफॉर्मेशन। तो बेसिकली हुआ कुछ नहीं था इसके अंदर, जो मेरे को याद आ रहा है हिस्टोरिकल पार्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, मैं बता देता हूँ। कुछ ना किंग और ना चर्च के अंदर भिड़ंत हो गई। तो चर्च के जो इनके होते हैं क्रिश्चियंस के, जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं इन तरीके के जो भी होते हैं, इनके क्या कहते हैं, तो जो भिड़ंत हो गई थी। तो उस वजह से रेजोनेंस और रिफॉर्मेशन निकले थे ये दो टर्म, मतलब एक तरीके के मूवमेंट्स थे। ठीक है। तो इससे रिलेशन में कुछ है। अब कार्ल मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट जस्टिस है। ये क्या कहता है, कार्ल मार्क्स की भाषा में कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, द पॉजिटिव लॉ ऑफ द स्टेट इज इम्पोज्ड ऑन इट्स मेंबर बाय द अथॉरिटी ऑफ द क्लास विच कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो उच्च व्यक्ति के लोग हैं उन्हीं के थ्रू जो है लॉ इन्फोर्स होता है। कार्ल मार्क्स ने तो यही कहा। पर इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो है जस्टिस कंसीव्ड बाय मानू, जो हमारे यहाँ मानू है उसमें से जो है जस्टिस निकल के आ रहे हैं। मानू क्या कहता है, मानू कहता है द वर्ड धर्मा इज यूज्ड टू मीन जस्टिस। ठीक है। सो मानू सेज धर्मा प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट्स इट, सो दोज हु डिस्ट्रॉय धर्मा गेट्स डिस्ट्रॉयड। क्या ही बड़ी बड़ी बात है। तो वही चीज़ है कि धर्मा ही कर्मा है, वही सेम चीज़ होती है। यही कह रहे हैं मानू
कि धर्मा को तुम प्रोटेक्ट करोगे तो धर्मा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, धर्मा की गुद्दी तोड़ोगे तो वो तुम्हारी गुद्दी तोड़ेगा। ये कहना चाह रहा है मानू। तो बेसिकली इससे मैंने क्यों मजाकिया वे में बोला था, क्योंकि याद हो जाए। और इस चीज़ से मानू ये कहना चाह रहा था प्रैक्टिकल वे में कि इन दिस वे मानू सेड दैट जस्टिस वायलेटेड डिस्ट्रॉयज जस्टिस, बीइंग प्रिजर्व्ड प्रिजर्व्स। तो तुम जस्टिस को उंगल करोगे तो जस्टिस तुम्हारा उंगल करेगा। जस्टिस को रोक के आजा 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 आजा, ले पकड़ माई ले। यार ये पता नहीं क्या इसने चलाया, बहुत गंदा सा ये स्कूटी, अब क्या भगवान जाने, बाइक सी बहुत बेकार थी है। हाँ, तो जस्टिस यहाँ पर मानू ने कह दिया कि धर्मा से रिलेशन करा है कि धर्मा को प्रोटेक्ट करोगे तो धर्मा तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, ऐसी तरीके से जस्टिस को तुम प्रोटेक्ट करोगे तो जस्टिस तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है, कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पर अब आता है मॉडर्न थ्योरी है, जिसको आप कह सकते हो डिक्लाइन ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। यहाँ पर हमारे बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं, इनको ध्यान से सुनो, इनके इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं। पहला है रॉल्स कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है जी, RAWLS, रॉल्स कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। ये क्या मुसीबत है भैया? रॉल बड़ा ही इंपॉर्टेंट बंदा था और बड़ा ही इंटेलिजेंट बंदा था। क्या कहा था इसने? प्रोफेसर जॉन रॉल्स, इसका नाम पूरा है प्रोफेसर जॉन रॉल्स। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ आदमी, तो ऑब्वियसली बात है हार्वर्ड का पढ़ा तो। So he assumes that society is a more or less self-sufficient association of person. तो सोसाइटी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस आर नेसेसरी फॉर मेकिंग अ रैशनल चॉइस बिटवीन वेरियस अवेलेबल सिस्टम। तो सोशल जस्टिस यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं उसके, वो ज़रूरी है एक रैशनल, एक बुद्धिमान चॉइस के लिए फॉर द वेरियस अवेलेबल सिस्टम्स। कुछ ना बातें घुमा रहा है। In modern times, contractual nature of justice was explored by Kant that influenced Rawls. तो Rawls जो है वो Kant से काफ़ी influenced रहा है, ठीक है। So Rawls justice is concerned not merely with human welfare but also with individual welfare. ये बड़ा important point है। Rawls कह रहा है कि जो मतलब Rawls का जो justice है वो कह रहा है कि यहाँ पर मैं human welfare ही नहीं individual welfare को भी देख रहा हूँ। हुआ क्या है, इतनी देर से जो बातें करी हैं इनने, मतलब क्या है इसका, यहाँ से समझ आएगा। रॉल्स का जस्टिस कह रहा है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आर जनरलाइज्ड मीन्स ऑफ सिक्योरिंग सर्टेन जनरलाइज्ड वांट्स। जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जस्टिस के, उसी से तुम्हारी वांट सेटिस्फाई होती है। तो सर्टेन जनरलाइज्ड वांट्स कौन सी हुई? प्राइमरी सोशल गुड्स कंप्राइजिंग व्हाट स्टाइल्ड द थिन थ्योरी ऑफ द गुड। छोड़ दो, बेकार है, कुछ नहीं है ये बेसिक। अब अगर आपको सही बताऊँ ना तो जॉन का रॉल्स मुद्दे में अगर मैं बोलूँ तो बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर बात करता है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल नहीं है नेचुरल जस्टिस वगैरह जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वही सेम बात है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो दीज प्राइमरी सोशल गुड्स इंक्लूड बेसिक लिबर्टीज अपॉर्चुनिटी, वही घुमा फिर के वही बात आएगी, अभी देखो आप आगे, ठीक है। अब आता है द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अब जस्टिस के प्रिंसिपल बता रहा है, रॉल्स ने 2 बताए हैं। तो पहला प्रिंसिपल जस्टिस का ये है, ईच पर्सन इज हैव टू एन इक्वल राइट to the most extensive social system of equal basic liberties, compatibility with the similar system of liberty for all। 3 चीज़ें बोल दी इसने, ठीक है। हर बंदे के पास इक्वल राइट होगा टू द मोस्ट एक्सटेंसिव टोटल सिस्टम ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज। लिबर्टी सबके पास होंगी, कंपैटिबल विद द सिमिलर सिस्टम ऑफ लिबर्टी फॉर ऑल, ठीक है, सबके पास होगा। तो राइट और लिबर्टी। द बेसिक लिबर्टी इंक्लूड, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ही चल रहा है अभी, दूसरा नहीं आया। द बेसिक लिबर्टीज इंक्लूड इक्वल लिबर्टी ऑफ थ्रू इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग एंड द रूल ऑफ लॉ विच सेफगार्ड द पर्सन एंड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वही चीज़ है, लिबर्टी का यहाँ पर मतलब नहीं कि खुले परिंदा जा उड़ जा तू, वो चीज़ नहीं है कि जा तेरे रोड तेरी घूम ले, वो लिबर्टीज़ नहीं। लिबर्टीज़ है कि लॉ मेकिंग के अंदर उसकी पावर, मतलब जैसे यार हमारे पास है बेसिकली, हम यहाँ से बंदा चुनते हैं, वो बंदा जाके आगे फिर PM बन जाता है, वही सेम चीज़ होती है। तो ये था पहला प्रिंसिपल, ठीक है। राइट और लिबर्टी 2 मुद्दे पॉइंट रखो पहले, 2 मेन पॉइंट रखो पहले प्रिंसिपल के। द सेकेंड प्रिंसिपल इज social and economic inequalities are to be arranged so that they are both to the greatest benefit of the least advantage, consistent with the just saving principle। और दूसरा attached to offices and position open to all under condition of their fair equality of। 2 प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल के अंदर इक्वालिटी और लिबर्टी की बात करी गई है, दूसरे प्रिंसिपल के अंदर सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करी गई कि ये इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सारे अमीर हों, सारे इक्वल हों, सारे सोशली बढ़िया हों। वो है हमारा
दो प्रिंसिपल ही, ठीक है, चार चीज़ें हो गई टोटल, दो उधर दो उधर, ठीक है। ये तो था जी हमारा रॉल्स का। अब देख लेते हैं साथ ही साथ फुलर की भी। फुलर थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या कह रहा है? फुलर कह रहा है ही इज़ द लीडिंग सपोर्टर ऑफ द मॉडर्न नेचुरल लॉ। ये मॉडर्न चल रहा है, आपको पता है। सो ही सेड दैट गुड ऑर्डर्स इज law which corresponds to justice or morality. So according to him, morality of duty include basic requirement of social living, whereas morality of aspiration means good life of excellence. मतलब क्या वो? इन्हें दो चीज़ें कहीं, रॉल्स की तरह इन्हें भी दो चीज़ें कहीं। इन्हें कहा कि अकॉर्डिंग टू मोरालिटी ऑफ ड्यूटी इंक्लूड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल लिविंग, वही बेसिक लिबर्टीज राइट्स की बात कर रहे हैं। वेयर एज मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन मीन्स गुड लाइफ ऑफ एक्सीलेंस। गुड लाइफ ऑफ एक्सीलेंस मतलब जैसे फॉर बियरिंग फ्रॉम इंडल्जिंग इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स एक्टिविटीज़, वही सेम चीज़ आ गई कि मोरालिटी से समझ रहे हो ना, कि जैसे तुम शादीशुदा हो तो दूसरी बंदी के साथ मत जाओ, चिपको उसके साथ, तो वो सारी चीज़ें। तो अब फुलर ने मुद्दा क्या आया? फुलर में मुद्दा ये नहीं था। मुद्दा फुलर ने बताया ही थिंक्स दैट एवरी वर्केबल लीगल सिस्टम मस्ट कंप्लाई विद। अब इन्हें 8 पॉइंट बताए हैं, कहते हैं हर लॉ के अंदर ये 8 पॉइंट नेसेसरी हैं। क्या 8 पॉइंट है वो देखते हैं। देयर शुड बी डेफिनेट रूल्स, दीज रूल्स मस्ट बी वेल पब्लिसाइज्ड, देयर शुड बी नो अब्यूज ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन, पुराना। The rules must be easily understandable. The rules must be practicable and must not require a person to do something beyond his power or capacity. ना over मिल जाए ना कम मिल जाए, ऐसा भी नहीं. The rules must not inconsistent with any existing rule. हाँ, किसी existing rule के साथ ना भिड़े. The rule should not be frequently changed. ऐसा ना हो कि हर दो दिन में change करना पड़ जाए. और there must be congruence between the rules promulgated and their actual administration. एक मिलन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लिखा कुछ है और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और ही चल रहा है, सेम होना चाहिए। Thus, Fuller emphatically stated that fulfillment of all these requirements is necessary for the establishment of rule of law in the society. तो बड़ा आसान हो गया। रॉल्स ने वो 2 प्रिंसिपल बताए थे, उनको अलग रखो, और फुलर ने ये 8 प्रिंसिपल बताए हैं कि लॉ के अंदर ये ज़रूर होने चाहिए। क्लियर है? 17 मिनट है। मेरे ख्याल से कर ही देते हैं यार, फिर 5 या 6 मिनट और लगेंगे, एक ही टॉपिक रह जाएगा, फिर बढ़िया हो जाएगा काम जूरिस्प्रूडेंस का है। चलो, नोजिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, थोड़ा सा यार बियर कर लो, मुझे लग रहा है, मुझे पता है लंबी हो रही वीडियो, लेकिन एक फ्लो बना हुआ है ना, फिर वो निकल जाएगा फ्लो। इसलिए देखो 3 थे नेचुरल मॉडर्न के अंदर, रॉल्स, फुलर और नोजिक। रॉल्स हमने पढ़ लिया, फुलर हमने पढ़ लिया। रॉल्स कौन है? जिसने वो 2 प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस वाला रॉल्स है। चलो मुद्दे में बातें, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस वाला रॉल्स है। नोजिक ने ये 8 पॉइंट बताए हैं। अब आता है फुलर, और सॉरी फुलर ने वो 8 पॉइंट बताए हैं। अब आता है नोजिक, ठीक है। नोजिक क्या कह रहा है? ही हैज़ गिवन थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, सुन लो इसको ध्यान से, कान में डाल लो अपने। क्वेश्चन पता कैसे पूछेगा वो पेपर में? एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट। तुम कहोगे यार ये इसने तो पढ़ाया ही नहीं BBL LLB ज्ञान ने। बिल्कुल पढ़ाया है, ध्यान से सुनो। नोजिक की थ्योरी क्या है? ही हैज़ गिवन थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट, ठीक है। थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट में क्या इंक्लूड होता है वो सुनो। 3 चीज़ें बोल रही हैं, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफ़र और प्रिंसिपल ऑफ रेटिफिकेशन इन जस्टिस। प्रिंसिपल वर्ड को छोड़ दो आसानी के लिए, आप करो एक्विजिशन, ट्रांसफ़र और रेटिफिकेशन। मतलब क्या हो, इस चीज़ को समझो आप, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। एक्विजिशन, प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं, और क्या, वही। सो इट इज़ द अकाउंट ऑफ हाउ पीपल फर्स्ट कम टू ओन एन अनओन्ड एंड नेचुरल वर्ल्ड प्रॉपर्टी, व्हाट टाइप्स ऑफ थिंग कैन बी हेल्ड एंड सो फोर्थ। तो वही चीज़ है, एक्वायर कर रहे हो प्रॉपर्टी को, तुम ले रहे हो, फिर लीगली इलीगली वो बात की बात है। दूसरा आता है ट्रांसफ़र। अब भाई प्रॉपर्टी ले ली, उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, आपके पास पावर होती है। दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन हाउ वन पर्सन कैन एक्वायर होल्डिंग फ्रॉम अनदर इंक्लूडिंग वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया? रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन क्या होता है? अगर सिंपल शब्दों में कहूँ, रेटिफिकेशन का मतलब होता है हामी भरना। सो हाउ टू डील विद होल्डिंग्स दैट आर अनजस्टली एक्वायर्ड और ट्रांसफर्ड, वेदर हाउ मच विक्टिम कैन बी कंपनसेटेड टू हाउ टू डील विद लॉन्ग पोस्ट ट्रांसग्रेशन और इनजस्टिस डन। अरे देखो पता क्या कह रहा है, देखो इस चीज़ को समझो। पहले तो तुमने प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, कहानी बनाओ इसकी नोजिक की। प्रॉपर्टी तुमने एक्वायर कर ली, तुम्हारे पास ट्रांसफ़र के हक आ गए। अब आता है रेटिफिकेशन। भाई दूसरा बंदा कहता है नहीं जी इसने तो गलत एक्वायर करी है,
तो अब उसके साथ हो गया ना नुकसान उसका, तो उसको किस तरीके से कंपनसेट करा जाएगा, वो रेटिफिकेशन का पार्ट है कि अगर वो हामी भर देते तो भाई ऑब्वियसली बात है प्रॉपर्टी मेरी हो गई, लेकिन अगर वो रेटिफिकेशन ना करे तो प्रॉपर्टी इसको देनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये था नोजिक का। अब इसके अंदर आता है इसी के अंदर कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये क्या है? द ग्रेटर द फंक्शन ऑफ द स्टेट द ग्रेटर आर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल। जितनी पावर तुम स्टेट को देते जाओगे वो उतनी तुम्हारे अंदर घुसती चली जाएगी, तुम्हारे अंदर इन द सेंस तुम्हारे राइट्स के अंदर घुसती चली जाएगी। Through the minimal state perform minimum function, still it is held that such a state is enough power, have enough power to enter into the domain of the right of the individuals. तो कम भी दोगे तो भी उसके पास इतनी पावर है कि तुम्हारे राइट्स के अंदर वो घुस जाएगी। कौन? स्टेट। The reason of justifying it is such a state is the most at distributive justice. It is the duty of the political system to see that none is deprived of justice, and for that goal the state will have to take action. वही सेम चीज़ें बात घुमा रहे हैं ये कि स्टेट की ड्यूटी है ये कि वो देखे किसी को इनजस्टिस ना हो, ये ना हो, वो ना हो, सबको जस्टिस होना चाहिए। ठीक है। अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है हमारा छोटा सा, हिस्टोरिकल प्रिंसिपल एंड द एंड रिजल्ट प्रिंसिपल। अब ये क्या मुसीबत है, इसकी भी कहानी बनाओ। हिस्टोरिकल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस होल्ड दैट past circumstances or action of people can create differential entitlement of differential assets to things. Historical part, ठीक है। फिर दूसरा आता है how things rights duties and privileges are distributed as a result of distributive who has got what is to be decided. ठीक है। फिर आता है if the end result is satisfactory then it can be held that the justice will be the result of the distribution. देखिए क्या कह रहा है ये, इसकी कहानी बनाओ। जैसे हमने पीछे इसकी बनाई थी ऐसी कहानी बनाओगे, जैसे पीछे बनाई थी हमने एक्वायर करा, फिर ट्रांसफर का राइट, फिर रेटिफिकेशन वाली, ऐसी कहानी इसकी बनाओ, उसी से याद होगा। हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, पहले तो टॉपिक याद कर लो, हिस्टोरिकल प्रिंसिपल की बात कर। हिस्टोरिकल नाम से पता चल रहा है पुरानी बातें यहाँ पर करी जा रही हैं, तो वही चीज़ है, पुरानी चीज़ों को देखो। इसके साढ़े के ये अब पिटा, ये मेरे को मिल जाए कहीं। देखो हिस्टोरिकल प्रिंसिपल मतलब कि पहला तो हिस्ट्री को देखो तुम, ठीक है, उसके बाद किस तरीके से राइट्स और ड्यूटीज़ को डिवाइड किया जा रहा है वो देखो, और अगर वो सही से डिवाइड किया जाए, कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं दिख रही, तो इफ़ द एंड रिजल्ट्स आर सेटिस्फैक्टरी देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस इज डन। बस, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी। ठीक है, तो ये था जी हमारा नोजिक का। तीनों पढ़ लिए, रॉल्स, फुलर, नोजिक। रॉल्स ने वही अपने दो मोटे मोटे प्रिंसिपल दिए थे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाले। फुलर ने अपने 8 पॉइंट बताए थे, और नोजिक ने अपने 3 पॉइंट मेन बताए हैं इसने, कि भाई प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर का हक आया, और फिर रेटिफिकेशन वाला पॉइंट। क्लियर है। अब आता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके अंदर कुछ नहीं लिखना आपने। अब ये नेचुरल, इसके अंदर नहीं है, अलग टॉपिक है ये, कि ये जो हम नेचुरल लॉ थ्योरी पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या मैटर करती है, तो उसके अंदर वही सेम चीज़ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बातें हो रही है यहाँ पर। तो आर्टिकल 15 को आप एक्सप्लेन कर दो, आर्टिकल 20 को आप एक्सप्लेन कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दो, जिसके अंदर केशवानंदा भारती केस था। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को छोटे छोटे उसमें कर दो, कि फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में और डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर है, और किस तरीके से हमारे सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, फैमिली कोर्ट है, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी आप छोटे 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 करके डिफाइन कर दोगे, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत है आज के लिए। ठीक है, तो एक टॉपिक रह गया अमर्त्य सेन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर मेरे को सही से इसका कंटेंट मिल जाता है तो मैं बना दूंगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसका कंटेंट मुझे अच्छे से नहीं मिला, तो वो चीज़ है अमर्त्य सेन का, मैं देखता हूँ, पर कंफर्म नहीं है वो। ठीक है, बाकी आपका जो एक्सपीरियंस यहाँ पर हो चुका है पूरा। ठीक है जी, यही था इस वीडियो में। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जरूर खोल के देखा करो वीडियो की डिस्क्रिप्शन, ताकि उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं यार। अब जैसे कि कॉल मी फॉर ऐप का लिंक मैंने दिया हुआ है, डाउनलोड करो, वहाँ पे BWL लिखा सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको सीधा मैं पॉपअप हो जाऊँगा ऊपर ही, और सीधा मेरे फ़ोन नंबर पर मुझे कॉल करके बातचीत कर सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, या कोई कंप्लेंट है किसी भी तरीके की, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। कमेंट नहीं करना है, मन नहीं कर रहा पब्लिकली एक्सपोज होना है, तो क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर आओ, डिस्क्रिप्शन खोलो, सबसे नीचे लास्ट लिंक इंस्टा का मिलेगा। इंस्टा का वैसे मैं बता देता हूँ, ANDRO हैंडल बता रहा हूँ, ANDRO_GUY। ठीक है गाय, यहाँ पर सबसे पहले सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर, सबसे पहले मैं ही आ जाऊँगा उछलता कूदता हुआ। ठीक है, लाइक आप कर रहे हो ना? हाँ, लग रहा है मुझे तो कर रहे हो, नहीं कर रहे, करो ना यार फिर। बाकी सब्सक्राइब बटन अगर आपको रेड दिख रहा है,
सब्सक्राइब लिखा हुआ, तो उसको ग्रे कर दो, बहुत मैंडेटरी है यूट्यूब के लिए। ठीक है जी, बाकी बेल आइकन है साथ में, उसको क्लिक करके ऑल पे कर दो ताकि सारी नोटिफिकेशन मेरी आपके पास आ जाएं जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेल, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय। और हाँ, सुनो, रुको भैया, क्या वीडियो बंद करने का आया था? तो 2 मिनट रुको, जाओ ना, वॉच टाइम बढ़ने दो थोड़ा चैनल का कोरोना से बच के। चलो।